हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप लोगों के लिए आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ बेटा, एंजाइम या जीव रासायनिक उत्प्रेरक। ठीक, और यह टॉपिक आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। ये हर साल किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा जाता है। 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन आती है और अगर इसकी क्रियाविधि इसके साथ पूछी जाए तो ये 4 मार्क्स में आता है। ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एंजाइम। देखिए, जो इसका नाम है एंजाइम, ये इंग्लिश में है और आजकल इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिखने का क्या प्रचलन है बेटा, तो इसीलिए इसे हिंदी में भी क्या लिख दिया हमने, एंजाइम। ठीक, और हिंदी में इसे वैसे कहते हैं जीव रासायनिक उत्प्रेरक। तो जब भी किसी डेफिनेशन को अगर क्लियर करना है तो आपको उसका मीनिंग अच्छे से समझना होगा। जैसे यहाँ पे जीव, तो जीव क्यों लगाया, क्योंकि ये ऐसे उत्प्रेरक हैं जो जीवों से प्राप्त होते हैं बेटा। किससे प्राप्त होते हैं, जीवों से। और जो रासायनिक अवक्रियाओं को क्या करते हैं बेटा, उत्प्रेरित करते हैं। कैसे उत्प्रेरित करते हैं, रासायनिक अवक्रियाओं को। अगर हम लोग ये बात कह रहे हैं कि जीवों से क्या होते हैं बेटा, प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब ये कैसे यौगिक होंगे, कार्बनिक यौगिक। कैसे यौगिक होंगे बेटा, कार्बनिक यौगिक। ठीक, अब कार्बनिक यौगिक जब हमारे दिमाग में आया तो फिर अगला क्वेश्चन ये आएगा कि भाई इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा सल्फर और नाइट्रोजन भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक, सल्फर और नाइट्रोजन, तो बेटा इनमें स्पेशल फीचर होता है, इनमें नाइट्रोजन जो होता है यह उपस्थित होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, नाइट्रोजन युक्त। कैसे, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त। अब देखो, जो कार्बनिक यौगिक हैं तो इनके क्या होंगे बेटा, अणु होंगे। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से। जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो उनकी संरचना क्या होती चली जाती है बेटा, जटिल होती चली जाती है। तो यहाँ पर भी इनके अणुभार जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, उच्च होते हैं। इसका मतलब इनमें परमाणुओं की संख्या क्या रही होगी, अधिक। तो इनकी संरचना भी कैसी हो जाती है, जटिल हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा, जटिल। तो अब आप लोगों के ये क्या हो गया बेटा, कीवर्ड्स। देखो, किसी भी डेफिनेशन में कीवर्ड्स अगर हमें पता चल जाए तो उसकी डेफिनेशन हम लोग खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन कीवर्ड्स का उस डेफिनेशन में शामिल होना बहुत ज़रूरी है और एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को देखता है। चलिए, तो क्या करोगे आप लोग इसको डेफिनेशन बनाते समय, इन कीवर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है। एंजाइम, यहाँ क्या लिख दोगे बेटा, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट हमको क्या लिखकर आना है। ठीक, चलिए अगला क्या है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं जीवों से पाए जाते हैं तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ लिख के आना पड़ेगा डेफिनेशन में। तो ये किस में पाए जाते हैं बेटा, जीवित, जीवित पौधों, जीवित पौधों एवं जंतुओं, जीवित पौधों एवं जंतुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। जीवित पौधों एवं जंतुओं के द्वारा क्या होते हैं बेटा, ये उत्पन्न होते हैं। ठीक, यह भी पॉइंट आपको इसकी डेफिनेशन में ही शामिल करना होगा। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इनके अणुभार क्या होते हैं बेटा, उच्च होते हैं। और वास्तव में यह है उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन होते हैं। तो क्या होते हैं ये, उच्च अणुभार वाले प्रोटीन। तो वास्तव में ये उच्च अणुभार को बेटा आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हो आप। ठीक, उच्च आणविक द्रव्यमान, उच्च आणविक द्रव्यमान वाले प्रोटीन होते हैं। उच्च आणविक द्रव्यमान वाले प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और आप लोगों को इसका याद रखना है कि ये जल में मिलकर, ये जल में जब मिलाए जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, कॉलोइड विलयन बना लेते हैं। तो यह है जल में कॉलोइडी, जल में कॉलोइडी विलयन बना लेते हैं, बनाते हैं। ठीक, तो आपको यह डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको डेफिनेशन में लिखकर आने। देखो, सबसे पहला क्या रहेगा, आप लोग इसको पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख के आ सकते हो और पॉइंट्स बाय पॉइंट भी बनाकर आ सकते हो। ठीक है, सबसे पहला हम लोग लिखेंगे पॉइंट,
या फिर वहाँ पे पैराग्राफ में इस तरीके से लिख कर आएंगे, एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि जीवित पौधे व जंतुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाले प्रोटीन होते हैं। यह जल में कॉलोइड विलयन बनाते हैं। ठीक, और मुझे लग रहा है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और सभी पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गए, क्योंकि सबसे पहले हमने बताया कि कार्बनिक यौगिक होगा और कार्बनिक यौगिक होने के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन जरूर पाया जाएगा और उसके साथ ये कैसा होगा बेटा, जटिल। ठीक, और ये जब कार्बनिक यौगिक है तो जीवित पौधे व जंतुओं में उत्पन्न होगा। जब इस कार्बनिक यौगिक का हमने आणविक द्रव्यमान देखा तो वह काफ़ी उच्च था और उसकी संरचना को हमने स्टडी किया तो वह प्रोटीन था। क्या था वो बेटा, प्रोटीन। और यह जल में क्या बना लेते हैं, कॉलोइड विलयन बना लेते हैं। ठीक, अब आप कहोगे इसके एग्जाम्पल सर। देखिए हमारे आसपास अगर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, आप लोगों ने दही तो देखा होगा, तो दही जो होता है उसमें लैक्टोबैसिलस होता है बेटा। जब भी हम लोग दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा दही मिला देते हैं, तो दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जो कि एंजाइम है वह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो ये हमारा जीव रासायनिक उत्प्रेरक है बेटा, लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा और भी हमारे पास कई उदाहरण हैं जो कि इस टाइप से हैं, इन्वर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज आदि। ठीक, और मुझे लग रहा है कि आपको ये एग्जाम्पल आसानी से याद हो जाएंगे। अब आपसे अगली डेफिनेशन जो पूछी जाएगी बेटा वह पूछी जाएगी जीव रासायनिक उत्प्रेरण की। किसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, जीव रासायनिक उत्प्रेरण। जीव रासायनिक उत्प्रेरण, जीव रासायनिक उत्प्रेरण की। तो देखो जब भी उत्प्रेरण की बात हो बेटा तो उत्प्रेरण क्या होता है, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि उत्प्रेरण प्रक्रम होता है बेटा। ये क्या होता है, प्रोसेस या फिर कोई केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सी यहाँ डेफिनेशन दे देंगे कि वे रासायनिक अवक्रियाएं, कि वे रासायनिक अवक्रियाएं, वे रासायनिक अवक्रियाएं, वे रासायनिक अवक्रियाएं या क्या लिख दें हम लोग रासायनिक अवक्रियाओं की जगह पे, ये प्रोसेस ही तो होती है, या प्रक्रम, या प्रक्रम जो कि एंजाइम के द्वारा, जो कि एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होते हैं, जो कि एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, जो कि एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है। क्या कहलाती है, जीव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती हैं। जीव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है या कहलाता है। अगर आप लोग रासायनिक अवक्रियाओं के रेस्पेक्ट में लिख कर आ रहे हो तो कहलाती है, अगर प्रक्रम लिख रहे हो तो कहलाता है। ठीक, चलिए तो डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी। बहुत आसान सी डेफिनेशन है जीव रासायनिक उत्प्रेरण की। वे रासायनिक अवक्रियाएं या प्रक्रम जो कि एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती हैं, जीव रासायनिक उत्प्रेरण कहलाती है। देखो जब भी आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में बिना एग्जाम्पल के बेटा कुछ नहीं है। अगर आप डेफिनेशन लिख कर आ रहे हो और अगर मान लो वह आपसे 2 नंबर में पूछी गई है तो आपकी 1 नंबर की बेटा डेफिनेशन हो गई और 1 नंबर का हो गया एग्जाम्पल। इसीलिए एग्जाम्पल जरूर देकर आना है। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है जीव रासायनिक उत्प्रेरण से कि ये जीव रासायनिक उत्प्रेरण कैसी प्रकृति का है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो यह जो प्रकृति है इसकी वो बेटा कैसी है, विषमांगी है। कैसी प्रकृति का होता है, विषमांगी उत्प्रेरणात्मक प्रकृति, विषमांगी उत्प्रेरणात्मक प्रकृति। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि विषमांगी प्रकृति का होता है सामान्यतः। ठीक, चलो हम लोग उदाहरण की बात कर रहे थे और जो उदाहरण है सबसे आसान, अगर आप लोग उदाहरण वहाँ पर लिख कर आओ तो ये लिख सकते हो कि दूध अगर ले लिया जाए और दूध में बेटा क्या मिक्स कर दिया जाए, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में। बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में। और जो ये लैक्टोबैसिलस है यहाँ पर बेटा ये किसका काम कर रहा है, एंजाइम का। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन के साथ साथ जो एरो पर लिखा गया है एंजाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
अगर हम लोग एंजाइम नहीं लिख कर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, और यह चीज़ आपको याद करके जानी पड़ेगी। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो बताइए दूध को कौन सा एंजाइम कन्वर्ट कर देता है बेटा दही में? लैक्टोबैसिलस। जब जब मैं बोलूँ ये चीज़ें कि बेटा कौन सा कन्वर्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, अणुसूत्र क्या है, तो आप मेरे साथ बोलने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक। उससे क्या होगा, आपको यह पता चलेगा कि आपको वो चीज़ याद है या नहीं है। अगर याद नहीं होगी तो कोई बात नहीं, जब आप मेरे साथ बोलोगे तो अटक जाओगे, तो आपको वो चीज़ ध्यान से सुननी है और ध्यान से सुनकर उसको याद करने की कोशिश करनी है। अभी हम लोग इसके और एग्जाम्पल भी लेते हैं। चलिए, तो और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है बेटा? सुक्रोस। सुक्रोस का एक और नाम होता है बेटा इच्छु शर्करा। क्या बोलते हैं सुक्रोस को? इच्छु शर्करा। इच्छु शर्करा का जल अपघटन। इच्छु शर्करा का जल अपघटन, ठीक। चलो, सुक्रोस का सबसे पहले वही अणुसूत्र में याद होना चाहिए। अणुसूत्र क्या है बेटा इसका? C12H22O11। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोला करो जरूर, C12H22O11। और इसको हमने जल में घोल रखा है, और इसका अगर हम लोग जल अपघटन करा रहे हैं तो H2, यह बेटा जल अपघटित होकर C6H12O6 प्लस C6H12O6 यह देता है, ठीक। देखिए ध्यान से, यहाँ पर C6H12O6, यहाँ भी C6H12O6, दोनों के अणुसूत्र क्या बेटा? समान है। तो आपको लगेगा कि भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते, क्यों अलग अलग लिखा है? नहीं बेटा, अलग अलग इसलिए लिखा गया है कि ये दोनों अलग अलग यौगिक है, क्योंकि यह है ग्लूकोज। क्या है बेटा? ये ग्लूकोज। और यह है बेटा फ्रक्टोज। क्या है बेटा? ये फ्रक्टोज, ठीक। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह अलग अलग है। क्रियात्मक समूह अलग होने का सेंस, इसमें है आपका एल्डिहाइड और इसमें है आपका बेटा कीटोन, ठीक। तो अगर आपसे पूछे ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो क्या टिक करके आओगे बेटा? एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज में कौन सा पाया जाता है? कीटोन। पर दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान। तो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाती है, वे क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। और ये डेफिनेशन हम लोगों ने पहले पढ़ी है क्रियात्मक समूह समावयवी में। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के बेटा क्या है? क्रियात्मक समूह समावयवी। और इन दोनों की स्ट्रक्चर हम लोग पूरा डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, बायोमोलिक्यूल, जैवअणु, वहाँ पर हम लोग सीखेंगे और वहाँ मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर इनकी समझाऊंगा। पर तब तक के लिए आप लोग याद रखें कि ये दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी हैं। देखिए यह था बेटा सुक्रोस, C12H22O11। तो देखिए सुक्रोस का जल अपघटन इन्वर्टेज विकर, किस विकर की उपस्थिति में बेटा? इन्वर्टेज विकर की उपस्थिति में, विकर या फिर हम लोग इसे एंजाइम भी कहते हैं। तो एंजाइम की उपस्थिति में बेटा किस में हो जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पूछेगा कि सुक्रोज का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इन्वर्टेज, ऑप्शन बी जाइमेज, ऑप्शन सी डाइस्टेज, ऑप्शन डी माल्टेज। तो क्या टिक करके आओगे बेटा आप? इन्वर्टेज। देखिए वहाँ पर इतने एंजाइम्स है तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी है, अगर ना याद हो तब भी कोई बात नहीं। SI, देखो हम सुक्रोस लिखेंगे तो S से स्टार्ट हो सुक्रोस, और इन्वर्टेज आई से, तो SI का मतलब सब स्पेक्टर, ठीक। तो आसानी से याद हो जाएगा। सुक्रोस किसे के द्वारा उत्प्रेरित हो रहा है? इन्वर्टेज के द्वारा, SI। देखो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक है ना, आपको इन चीज़ों को लंबे समय तक याद करवा सकती है और आसानी से भी याद हो जाती है। और जिन बच्चों को डायरेक्ट याद हो जाए अच्छी बात है, वो डायरेक्ट याद कर लें। अगला देखिए ग्लूकोज। अगला एग्जाम्पल है बेटा ग्लूकोज। देखो यहाँ पर रिएक्शन में ग्लूकोज बना था, इसी ग्लूकोज को हम लोग अब क्या कर रहे हैं बेटा? एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल, ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन, ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन। यहाँ पर हमें साथ के साथ इनके अणुसूत्र भी याद करने होंगे, जो भी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यौगिक का नाम लिखेंगे। जैसे ग्लूकोज, फिर बोलो आप मेरे साथ, C6H12O6, यह है बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज।
और ग्लूकोज को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, एथिल अल्कोहल में। तो ग्लूकोज का हमने जलीय विलयन लिया और यहाँ पर हमने जो एंजाइम है वो जाइमेज लिया है। कौन सा लिया है, जाइमेज। और जाइमेज इसे एथिल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित कर देता है। एथिल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित कर देता है। देखिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स हैं, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 एटम्स और ये 4 एटम, तो कितने हुए 6। हाइड्रोजन के कितने 12, 5 और 1 6, 6 2 12, और ये हो गया बेटा ऑक्सीजन के 6 एटम, तो 2 एटम्स ये रहे और 4 एटम्स ये रहे। और यहाँ से कौन सी गैस निकलती रहती है, CO2। और जब तक ये CO2 गैस निकलती रहती है तो हम समझते रहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर एथिल अल्कोहल का निर्माण हो रहा है। जब CO2 गैस निकलना बंद हो जाती है तो एथिल अल्कोहल का निर्माण बंद हो जाता है। तो यह है बेटा आपका एथिल अल्कोहल। क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक, तो मेथड है ये एथिल अल्कोहल बनाने का। चलिए, तो आपको याद रहेगा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन कन्वर्ट करता है बेटा, जाइमेज। ठीक, अब हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं, स्टार्च का जल अपघटन। स्टार्च का जल अपघटन भी कह सकते हैं या फिर स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन। देखिए स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन, सबसे पहले स्टार्च का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, तो देखिए स्टार्च का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, C6H10O5 का होल एन, ये है बेटा स्टार्च। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, जल अपघटन H2O, और यह बदल जाता है बेटा माल्टोज में C12H22O11। ठीक, और जो यहाँ बिकर होता है बेटा या एंजाइम जिसे हम लोग कह रहे हैं वो होता है डायस्टेज। कौन सा बेटा, डायस्टेज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर डायस्टेज का हमने यूज़ किया है जिसकी हेल्प से हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया है, माल्टोज में। यह है माल्टोज का सूत्र, माल्टोज। स्टार्च के लिए इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 है और इसके साथ साथ यहाँ n भी है, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 12n हो गए तो यहाँ पर भी कितने हो गए बेटा, 12n। ये 10 2 20n और यहाँ पर भी n, तो ये हो गया 2n, तो कितना हो गया 22n। तो इधर भी देखो हाइड्रोजन के 22n, ऑक्सीजन के 5 2 10 10n और 1n, तो 11n, तो यहाँ पर बेटा ये हो गया 11n। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और ये जल अपघटन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हमारा क्या बन के तैयार हो गया बेटा, माल्टोस। अब इस माल्टोस को हम लोग ग्लूकोज में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे बेटा, ग्लूकोज में। देखिए अगला परिवर्तन हमारा क्या है, माल्टोस का ग्लूकोज में परिवर्तन। माल्टोस का ग्लूकोज में परिवर्तन, माल्टोस को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, ग्लूकोज में। तो C12H22O11 प्लस H2O। ठीक, और यहाँ पर आपका माल्टेज जो बिकर है उसका नाम क्या है बेटा, माल्टेज। माल्टेज इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके माल्टोस को ग्लूकोज में, C6H12O6 ग्लूकोज में। और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, और यह आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। और आपको याद रहेगा आसानी से कि माल्टोस को कौन कन्वर्ट करता है बेटा, माल्टेस। और ये रिएक्शन हो गई है आपकी किसकी बेटा, जीव रासायनिक उत्प्रेरण की। अभी और भी रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है वो सब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी से सेट होता है। और आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जेईई मेंस की, चाहे आप नीट की और चाहे यूपी बोर्ड की, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी। और हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ेंगे, कुछ भी हम लोग एनसीईआरटी का टॉपिक यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना बस। चलिए अगला है हमारा जो हम लोग कन्वर्जन सीख रहे हैं, जहाँ पर हम लोग एंजाइम की बात कर रहे हैं कि कौन सा एंजाइम हमें यहाँ पर लेना है। देखिए अगला एग्जाम्पल है यूरिया का जल अपघटन। किसका बेटा, यूरिया का जल अपघटन। यूरिया का जो जल अपघटन होता है वो यूरिएस की उपस्थिति में होता है। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा,
यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपका NH2 CO NH2 NH2 CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला है ये आपका, ठीक। और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, जल अपघटन H2O, तो क्या होगा ये जल अपघटित होकर यह देगा NH3 अमोनिया और प्लस CO2, ठीक। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यूरिएस इसका क्या रहेगा बेटा, यूरिएस इसका एंजाइम रहेगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन यूरिया का जल अपघटन, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और सीख लेते हैं बेटा, एथिल एल्कोहल का किस में चेंज, एसिटिक अम्ल में। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, एथिल एल्कोहल का किस में चेंज देख रहे हैं बेटा हम लोग, एथिल एल्कोहल का एसिटिक अम्ल में परिवर्तन, एसिटिक अम्ल में परिवर्तन। तो एथिल एल्कोहल क्या होता है बेटा, C2H5OH, C2H5OH में अगर हम लोग ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करें माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एसिटिक एसिड में, CH3COOH और प्लस के H2O, ठीक। चलिए तो ये रिएक्शन आप लोगों की कंप्लीट हो गई। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।